कि वर्ल्ड लिटरेचर क्या है, वर्ल्ड लिटरेचर का बेस क्या है, वर्ल्ड लिटरेचर किस तरीके से काम करता है, कैसे ये लोग यहाँ पहुंचे, क्यों अपनी कॉलोनीज को वहां स्टैब्लिश किया, पर्पस क्या था। Hello guys, so today we are starting our world literature, a new topic। बार बार बच्चे ये कह रहे हैं कि उन लोगों को बहुत सारे क्वेरीज रेज होती हैं when they used to read world literature। एक्चुअली होनी भी चाहिए क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ कंट्री लिटरेचर लाइक ब्रिटिश और अमेरिकन, बट इट इज वर्ल्ड लिटरेचर। सो क्या है वर्ल्ड लिटरेचर, why it is called world literature or third world literature, what is, there are several terms associated with it. Let me give you few questions before starting the video. What is world literature, why it is called as third world literature, what is post colonial literature, what is commonwealth literature. So, these are the three terms which are associated with world literature: Commonwealth literature, post-colonial literature, colonial literature, third world literature. What are these terms? What are the countries which are included in world literature? What is, who is the person who gave the term world literature? सबसे बड़ा क्वेश्चन, वर्ल्ड लिटरेचर टर्म किसने दिया, कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं, क्या है वर्ल्ड लिटरेचर, इसे थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर क्यों बोलते हैं, इसे पोस्ट कॉलोनियल या कॉमनवेल्थ लिटरेचर क्यों बोलते हैं, हु इज द राइटर हु ऑब्जेक्टेड ऑन द टर्म कॉमनवेल्थ फॉर वर्ल्ड लिटरेचर, ठीक है, हु सेड देयर इज नो कॉमनवेल्थ लिटरेचर एग्जिस्टेड। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दीज यूज्ड टू होवर इन आवर माइंड एंड मेक अस कंफ्यूज कि क्या है बेसिकली ये चीज, सेंसेशनल थोड़ा सा बना देते हैं उन चीजों को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेसिकली द वर्ल्ड लिटरेचर कॉन्सेप्ट। देखो, वाई ब्रिटेन अमेरिकन लिटरेचर आर डेफिनेटली काउंटेड एज in a separate portion and they are not a part of world literature. Why? There is a big answer for that, because they used to take themselves as more important than the other world. Second thing, Britain has divided the whole world into three sections. ठीक है, अगर वर्ल्ड लिटरेचर को हम थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर बोलते तो देयर मस्ट बी सम फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड लिटरेचर भी होना चाहिए। लेकिन ये डिवीजन किसने करा, ये डिवीजन किया नोबेल लॉरिएट कंट्री, ये डिवीजन किया जिस कंट्री ने नोबेल लॉरिएट प्राइजेस देने शुरू करे, ये डिवीजन किया जिस कंट्री ने बुकर प्राइजेस निकाले, जिसने कॉमनवेल्थ प्राइजेस निकाले, कौन है वो, ब्रिटेन। बिकॉज दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्फ द रूलर्स, कि हमने वर्ल्ड में 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पे रूल करा है, वी आर द रूलर्स, तो दे हैव डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से है वो, फर्स्ट वर्ल्ड, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही आएगा, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ब्रिटिश लिटरेचर इज काउंटेड एज फर्स्ट वर्ल्ड लिटरेचर, क्योंकि वो कहते हैं सबसे बड़ा लिटरेचर है हमारा, चाहे हम सबसे छोटी कंट्री है बट सबसे बड़ा लिटरेचर किसका है, इनका है, अकॉर्डिंग टू देम, तो दे काउंटेड देयर लिटरेचर इन फर्स्ट वर्ल्ड लिटरेचर। ओके, देन सेकेंड वर्ल्ड इज नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। कौन सा है नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, जो रूलर्स थे, कॉलोनीज नहीं थी, कॉलोनाइजर्स थे, तो दैट इज नॉन ब्रिटिश बट इंग्लिश लिटरेचर। नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कौन आता है, जिन्होंने अपनी राइटिंग सारी इंग्लिश में करी है बट दे आर नॉन ब्रिटिश, दैट इज 2 पार्ट्स, अमेरिकन, देखिए उनकी लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है, एंड दूसरा यूरोपियन, इनके सारे वर्क इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं, दे यूज्ड टू राइट इन देयर लैंग्वेज, बट अलोंग विद दैट इंग्लिश के अंदर भी इन्हीं कंट्रीज से वर्क डायरेक्टली निकलते आए हैं। अब ये दोनों ही रूलिंग कंट्री थी, क्योंकि अलोंग विद ब्रिटेन फ्रांस, पोर्टुगीज, स्पेन, जर्मनी, ये सारी की सारी रूलिंग कंट्रीज थी, इन्होंने सारे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बनाई थी, तो ये यहाँ पे रूलिंग में आ जाता है। अमेरिका रूलर्स में क्यों आता है, जबकि अमेरिका फ्रांस और ब्रिटेन की कॉलोनी रहा था, स्पेन की कॉलोनी रहा था, लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर इसने कंप्लीट फ्रीडम लेके खुद कॉलोनीज बना ली थी।
इसलिए ये भी कॉलोनाइजर्स की कैटेगरी में आता है। देन आता है आपका थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड के अंदर आती हैं कॉलोनीज। तो कॉलोनीज कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन सा लिटरेचर आएगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन, वो हम आज यहाँ पे डील करने वाले हैं। इसके अंदर आपका रेस्ट ऑफ द सारा वर्ल्ड इसी में आ जाता है। सो आई विल मेक अ मैप फॉर यू एंड विल डिफाइन ऑल दीज थ्री क्वेश्चन की कॉमनवेल्थ क्या है, वर्ल्ड लिटरेचर क्या है, टर्म किसने दी है। लेट मी रब इट फर्स्ट, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर या कॉमनवेल्थ लिटरेचर, थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल, ये सब एक ही है क्योंकि ये कॉलोनीज रही हैं। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें आप देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिकन, लेटिन अमेरिकन या कैरेबियन कंट्रीज, अफ्रीकन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर आपका आ जाएगा चाइना, जापान, लाइक अदर कंट्रीज एक्सेट्रा। चाइना जापान के साथ अदर कंट्रीज में आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे के सारे साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर आ जाते हैं। तो दीज आर ऑल कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ टर्म किसने दिया, कॉमनवेल्थ टर्म वाज बेसिकली गिवन बाय ब्रिटेन। कॉमनवेल्थ ब्रिटिश एजेंसी है जिसने ये टर्म दिया, जो ये अवार्ड देते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ अवार्ड, ये सब ये लोग करवाते हैं। देन थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर टर्म किसने दिया, वर्ल्ड लिटरेचर टर्म इज गिवन बाय अ जर्मन राइटर गोएथ। गोएथ ने ये टर्म दिया था वर्ल्ड लिटरेचर। ठीक है, he talked about the world literature, लेकिन उस वर्ल्ड लिटरेचर की कैटेगरी में कौन सा लिटरेचर आ रहा था, किसी भी कॉर्नर, अर्थ के किसी भी कॉर्नर से लिखा हुआ वो लिटरेचर जो उनकी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, दैट इज वर्ल्ड लिटरेचर। बट यहाँ पे वर्ल्ड लिटरेचर क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, कौन सा लिटरेचर है ये, कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कौन सा लिटरेचर है, किसी भी कॉलोनाइज्ड कंट्री के अंदर लिखा हुआ वो लिटरेचर जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है, दैट इज थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। सो दिस इज द डिफरेंस। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो लोग केवल वो लिटरेचर को काउंट कर रहे हैं जो उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है, उनकी जो कंपनी है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पढ़ के जज कर सकता है, बता सकता है कि वेदर इट इज able to put into the list of long list or short list of the award or not. That is commonwealth literature, that is post colonial literature. ठीक है, और उसके अंदर कौन से आते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये सारी वो कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका और ब्रिटेन, यूरोप की भी काफी कंट्रीज की कॉलोनीज रही हैं। और ये सारी कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो 20th सेंचुरी में ही फ्री हुई है। दे ऑल अचीव देयर फ्रीडम इन 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी से पहले फ्री नहीं हुई है, उन सारी कंट्रीज को हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बोलते हैं, उनको हम कॉलोनीज बोलते हैं, उनको हम थर्ड वर्ल्ड की कैटेगरी में डालते हैं। अमेरिका पहले फ्री हो गया था, 18th सेंचुरी में हो गया था, उसने अपनी कॉलोनीज बनाई, तो दैट कम्स इनटू सेकंड वर्ल्ड। ठीक है, बट फर्स्ट वर्ल्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन उनको कभी किसी ने कॉलोनी नहीं बनाया, दे आर ऑलवेज द रूलर्स, तो दैट कम्स इन फर्स्ट वर्ल्ड। ओके, दो हालांकि यूरोप वगैरह के अंदर भी, जर्मनी, फ्रांस, इनकी भी कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये कभी किसी की कॉलोनीज रहे हो, जबकि कॉलोनाइजर्स ही रहे हैं, बट स्टिल दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सेकंड वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन, बिकॉज ये कंट्रीज छोटी है, इनका लिटरेचर छोटा है, दे आर लिमिटेड टू देयर लैंग्वेजेस, यहाँ के मैक्सिमम राइटर्स इन्हीं की लैंग्वेजेस में लिखते थे और वो वर्ल्ड स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए उसको सेकंड वर्ल्ड लिटरेचर की कैटेगरी में रखा गया कि लिमिटेड वर्क ट्रांसलेट हुआ है, बाकी वर्क ट्रांसलेट नहीं हुआ है, इसीलिए लिमिटेड वर्जन्स की वजह से वर्ल्ड स्टेज पे जाके हर एक इंसान के हाथ में उन राइटर्स की किताबें नहीं है। हर एक इंसान जितना शेक्सपियर को जानता है, मिल्टन को जानता है, ग्रे को जानता है, पोप को जानता है, वर्ड्सवर्थ को जानता है, उतना जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ग्रीक राइटर्स को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस के अंदर वर्क लिखे और इंग्लिश राइटर्स ने उनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया है, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन इंग्लिश राइटर्स का भी हो गया। दैट इज व्हाई दीज राइटर्स आल्सो कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सेकंड वर्ल्ड लिटरेचर।
क्योंकि वो ट्रांसलेशन स्टडीज के पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस है। आपको ये कॉन्सेप्ट पहली बात समझ में आ गया होगा। नाउ लेट मी मेक अ मैप एंड आई विल शो यू हाउ द लिटरेचर ट्रेवल्स, किस तरीके से राइटर्स को चूज किया जाता है या किस तरीके से हम वर्ल्ड लिटरेचर की स्टडी करेंगे। ओके, world map and I forget to make England, sorry, ruler नहीं बनाया मैंने। This is the ruler, ठीक है, they used to call the crown of the world, so crown लगाना भूल गई थी, लगा दिया मैंने। Okay, this is Britain, the first world they used supposed to call themselves. This is division Canada, USA, Mexico, South America, these are Caribbean islands, Spain, France, Germany, this is Mediterranean Sea, Aegean Sea, Africa. I think you should understand the world map properly, क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को एटलीस्ट वर्ल्ड मैप पूरा पता होना चाहिए। These are Japanese island, here it comes Japanese island, this is China, India, China, from here the biggest country, Russia, hot topic of these days right now, and this is Australia. So we are getting it, this is complete Europe, we can divide it like this. This is your Europe, and I think I have made some mistake or nothing, it's clear. So this is your Egypt and Africa, this is your Europe, this is your complete Asia, and Norway, Sweden, North Sea. पहले भी मैंने आप लोगों को मैप समझाया है। साउथ अमेरिका, जिसे वी यूज टू कॉल लैटिन अमेरिका। सो वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा? वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आपका आता है द कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, आपकी सबसे लेट तक कॉलोनी रही थी कनाडा, दिस इज द पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड लिटरेचर। साउथ अमेरिका की बहुत सारी सिटीज यूएसए की कॉलोनी रही थी, तो दैट गोज विद दैट। मैं अमेरिकन कॉलोनीज को ग्रीन में कर देती हूँ। दिस इज योर कॉलोनियल पार्ट, कैरिबियन आइलैंड, ये भी इसी में था, जापानीज आइलैंड भी उसी में आएगा। अफ्रीका वाज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ अफ्रीका वाज ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्री, सो दिस वाज आल्सो बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिश रूल ही था साउथ अमेरिका एंड सब में। तो ये आपका आ जाता है थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर की कैटेगरी में। देन ऑस्ट्रेलिया वाज टोटली अ ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया, चाइना, मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन, ये सब आपका ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर आ जाता है, राइट। So this is your third world literature. That's why it is being said that the sun of British Empire never sets. Why it has been said that the sun of British Empire never sets? Because if it is setting, sun is setting here, then it rises from here. So definitely the sun never sets. इसीलिए कहते थे कि ब्रिटिश राज का सूरज कभी डूबता नहीं है, and that is why they used to call themselves the rulers. अब जितना भी मैंने ये ग्रीन और रेड से आप लोगों को कवर करके दिखाया है, this is complete वर्ल्ड लिटरेचर। किस तरीके से इन लोगों ने कॉलोनी बनाई थी, किस तरीके से हम लिटरेचर को यहाँ पे पढ़ेंगे। बिकॉज अगर हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी के हिसाब से या अमेरिकन कॉलोनी के हिसाब से कैसे भी देखते हैं हम थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर को, तो उसकी स्टडी करने की बेसिक टेक्निक क्या होगी, हमें उसकी टेक्निक के अंदर ये देखना है कि अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर जितना लिटरेचर लिखा गया है वो सारा किसके ऊपर है, उनकी अपनी थीम्स है। अपार्थाइड के ऊपर लिखा गया है, बाइफ्रेंड वॉर्स के ऊपर लिखा गया है, नेग्रिट्यूड मूवमेंट के ऊपर लिखा गया है, जो भी इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट किया था अपनी कॉलोनीज को छुड़वाने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए जो मूवमेंट्स किए थे, उनसे रिलेटेड लिटरेचर। फिर उसमें भी व्हाइट राइटर्स एंड ब्लैक राइटर्स की दो कैटेगरी हो जाएगी अफ्रीकन के अंदर। व्हाइट राइटर्स कौन थे? जो अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे, वो व्हाइट राइटर्स थे, जो अपने आप को अफ्रीकन ही कहते थे, व्हाइट अफ्रीकन्स कहते थे। दे वर सपोर्टिंग द अफ्रीकन पीपल टू गेट देयर फ्रीडम। और ब्लैक राइटर्स कौन थे? जो यहीं के ब्लैक राइटर्स थे। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं, व्हाइट एंड
black. These are all foreign writers and these are all African writers. यहाँ पे ये कैटेगरीज इनकी आएगी. उसके अलावा अपार्थाइड एंड ऑल वो एक अलग चीज है, ठीक है. एंड अगर उसके बाद हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलियन राइटिंग्स के अंदर. सिमिलरली यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन राइटर्स के अंदर भी दो कैटेगरी है, वाइट एंड इंडिजीनियस. इंडिजीनियस राइटर्स या एबोरिजिनल, इनको हम बोलते हैं एबोरिजिनल. जो ओरिजिनली किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एबोरिजिनल इंडियंस. मतलब जो प्रॉपर इंडिया से ही है, ठीक है, बाहर के नहीं आए हुए हैं, ठीक है. इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में दो कैटेगरीज है, व्हाइट ऑस्ट्रेलियंस जो कि यूरोपियंस यहाँ आके रहे हैं और यहाँ के लिए लिख रहे हैं. एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस कौन है, दे आर ब्राउन पीपल, दे आर नॉट व्हाइट. ऑस्ट्रेलियंस ओरिजिनली वर नॉट व्हाइट, क्योंकि ये कौन सी लैटिट्यूड पे आ रहा है, अफ्रीकन लैटिट्यूड के ऊपर आ रहा है. सिमिलरली यहाँ के लोग भी ब्राउन कलर के थे, ये व्हाइट नहीं थे. तो इन लोगों ने इन्हें कैप्टिव्स बनाया था, स्लेव्स बनाया था, इनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, जो कि इंग्लिश पीपल ने हर जगह करी है. इंग्लिश कल्चर को डिस्ट्रॉय करके जो यहाँ का पहनावा था, यहाँ का कल्चर था, उसे खत्म करके इन्होंने अपना डाला. पैंट शर्ट्स पहनना चाहिए, टॉयलेट्स इंग्लिश लगवाए, इंग्लिश लोगों को सिखाई, लिटरेचर पढ़ाया, जिससे कि वो यहाँ वहां के कल्चर को सीखें और अपना छोड़ दें. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने उनका कल्चर स्नैच करने की कोशिश की थी. तो उस कल्चर को बचाने के लिए जो मूवमेंट हुए वो भी इस लिटरेचर के अंदर आएंगे. अपनी फ्रीडम के साथ साथ जो लिटरेचर के साथ साथ कल्चर बचाने के जो मूवमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है, लाइक जेंडी वर्बोक एंड ऑल. तो ये यहाँ पे ओरिजिनल एंड वाइट राइटिंग्स आएंगी. इसमें बुश राइटर्स भी हैं जो कि वहाँ के कोर पार्ट से रिलेटेड लोगों के बारे में लिख रहे थे, तो उनको बोलते हैं बुश लिटरेचर. बुश मतलब झाड़ियां. तो जो ट्राइबल लोग वहां रहते थे उनसे रिलेटेड जो लिटरेचर लिखा गया वो भी इसमें आएगा. तो दिस इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 कैटेगरीज, व्हाइट राइटिंग्स, बुश राइटिंग्स एंड एबोरिजिनल, ठीक है. यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 व्हाइट एंड ब्लैक, इसके अंदर कैटेगरीज होंगी. देन आते हैं हम कनाडा के अंदर. कनाडा में क्या डिवीजन है, कनाडा में बेसिकली राइटर्स का कोई डिवीजन नहीं है, बिकॉज दे वर आल्सो व्हाइट पीपल. बट यहाँ पे जो लिटरेचर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, फ्रेंच कैनेडियन एंड इंग्लिश कैनेडियन. यहाँ पे मेन 2 कॉलोनी थी, इंग्लिश एंड फ्रेंच. आज भी वहां पे 2 लैंग्वेजेस मेन लैंग्वेजेस की तरह चलती, फ्रेंच एंड इंग्लिश. तो काफी राइटर्स हैं जो फ्रांस से वहां पे जाके अपनी कॉलोनी बनाए थे, तो वो लोग फ्रेंच में लिख रहे थे, कुछ लोग इंग्लिश में लिख रहे थे. बट यही 2 लैंग्वेज थी, बट डोमिनेटिंग वाज इंग्लिश. तो यहाँ का लिटरेचर भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है सारा. देन इसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन लिटरेचर के अंदर. इंडियन लिटरेचर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, इंडियन लिटरेचर के अंदर हमारे केवल 2 पोर्शंस आते हैं मेन. फर्स्ट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन. तो जो क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है, तमिल में, कन्नड़ में, बंगाली में, मराठी में बहुत सारे वर्क्स लिखे गए हैं, मलयाली में, जिनको कि इंग्लिश में ट्रांसलेशंस किए गए थे. तो दैट इज लिटरेचर इन ट्रांसलेशन. दूसरा आता है इंग्लिश राइटिंग इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. उसमें राइटर्स, बंगाली राइटर्स और साउथ इंडियन राइटर्स, दे स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश ओनली. तो उन्होंने डायरेक्ट इंग्लिश में ही जो लिखना शुरू किया था वो हम यहाँ पे करेंगे. तो यहाँ पे 2 ही कैटेगरीज हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशंस. ये आपके बेसिक कैटेगरीज है. व्हाई आई शोड यू द वर्ल्ड मैप, क्योंकि मैं आपको ये कॉलोनीज बता दूं कहाँ कहाँ पे किस किस की है. कैरेबियन लिटरेचर, अफ्रीका से, इंडिया से, बहुत जगह से जब लोग निकल के इन कैरेबियन आइलैंड्स के ऊपर जाके बसने लगे थे, तो दे स्टार्टेड राइटिंग ओवर हियर, दे मेड इट देयर कॉलोनी, और उन्हें कैरेबियन आइलैंड्स हम बोलते हैं. कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 70-80 आइलैंड्स, A to Z में बहुत सारे नाम है इनमें. और इसमें त्रिनिदाद, सेंट क्यूबिक एंड और बहुत सारे एगिनस, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिसमें डिफरेंट राइटर्स हैं, और उनके भी वर्क्स हमें इसी में पढ़ने, पोस्ट कॉलोनियल के अंदर ही पढ़ने. डेरेक वॉलकॉट एंड और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर, जीन राइस, डेरेक वॉलकॉट, ये इसी इवन आपका V.S. नायपॉल ऑल्सो त्रिनिदाद कैरेबियन राइटर्स ही है, कैरेबियन राइटिंग्स के अंदर ही आता है. तो इसमें ये राइटिंग्स है. नाउ देखो, इट वाज वेरी इजी कि जब अमेरिका को डिस्कवर किया गया था तो दे ऑल स्टार्टेड गोइंग देयर एंड दे मेड इट अ कंप्लीट कॉलोनी. लेकिन यूएसए ने केवल इतने पोर्शन को फ्री करवाया था 18th सेंचुरी में. कनाडा वाज स्टिल ऑक्यूपाइड बाय फ्रेंच एंड इंग्लिश. तो ये यहाँ पे ऑक्यूपाई रह गया था जो 20th सेंचुरी में ही फ्री हुआ है. ओके, बट यहाँ तक आने के लिए ये लोग क्या करते थे, पहले ये स्वेज कैनल यहाँ पे नहीं था, इट वाज क्लोज्ड.
तो सारे के सारे लोग यहाँ से जर्नी करते हुए ऑस्ट्रेलिया जाते थे, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। इसमें बहुत लंबा टाइम लगता था एंड ये लोग अपनी बहुत सारी लाइफ, बहुत सारा टाइम, लाइक 6 मंथ्स की जर्नी को क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया आते थे। ये लोग कहाँ, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में जब सबसे पहले लैंड हुए थे, तो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का आपने अगर मैप देखा हो तो इस तरीके से है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है दैट इज ए डेजर्ट, और ये दुनिया का सबसे डेडलीस्ट डेजर्ट होता है, कहलाया जाता है कि यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट या ये जो डेजर्ट है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, दैट इसमें सबसे डेडलीस्ट एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये लोग उतरे तो इनको कुछ नजर नहीं आया, वेंट बैक एंड दे स्टार्टेड गोइंग देयर। यहीं पे आपका न्यूजीलैंड भी है। फाइन, इन लोगों ने कहाँ पे, इस जगह पे लैंड करना शुरू करा, और यहाँ के जो पोर्ट्स हैं उनके नाम किस पे रखे, इंग्लिश क्वीन के नाम पे, इंग्लिश किंग के नाम पे। तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया दैट इज किंग आर्थर्स पोर्ट, किंग आर्थर्स पोर्ट, एंड दिस लैंड इज क्वींसलैंड। इतना तो आप लोगों को पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की मेन सिटी का नाम आज भी क्या है, क्वींसलैंड। दैट इज, ये लोग जब यहाँ पे उतरे थे तो इन लोगों ने इसका नाम अपने रीजन के हिसाब से यहाँ पे रखना शुरू किया था। एंड इस लैंड की, ऑस्ट्रेलिया के लैंड की खासियत क्या थी, आप यहाँ पे भी देखोगे तो दैट हैज अ काउ बो शेप, जो गाय के या बैल के जो सींग होते हैं उस शेप में ऑस्ट्रेलिया है। इसके बहुत सारे आइलैंड्स जो इसके चारों तरफ हैं वो इसी शेप में है। तो इन लोगों ने अपनी फर्स्ट जेल किंग आर्थर पोर्ट के पास बनाई थी, क्योंकि किंग आर्थर पोर्ट के पास यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स इस शेप में, ऑस्ट्रेलिया की ही तरह। तो अगर यहाँ से कोई कल्प्रिट भागता भी था तो वो क्या करेगा, वो भाग के यहाँ जाएगा, घूम फिर के यहाँ से यहाँ दैट इज अ डीपेस्ट सी, जिसके आगे कोई भी आइलैंड नहीं है, और उसे वापस भाग के मेन लैंड पे आना पड़ता था। और मेन लैंड पे यहाँ से जो ये इस टाइप के बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पे थे, अगर वो इस पे भाग भी गए तो उसको पकड़ना आसान था, और इन लोगों को वापस भाग के यहीं आना पड़ता था, क्योंकि ये जो आइलैंड्स थे ये बहुत फिसले थे, इनके ऊपर रात को हाई टाइड्स के अंदर ये डूब भी जाते थे। तो इन लोगों को वापस अपनी नाव पकड़ के यहाँ आना पड़ता था जेल के अंदर। और दूसरी चीज, इन सारी यूरोपियन कंट्रीज से जितने भी लोग आते थे, इसको काला पानी की सजा के लिए इन्होंने रखा हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया को ये लोग किसमें यूज करते थे, यहाँ के जो सबसे ऐसे कल्प्रिट्स होते थे, ऐसे गुनहगार होते थे जिनको कि बिल्कुल डेथ सेंटेंस ही देना है, लेकिन दे बिलोंग टू रॉयल फैमिलीज, उन्हें डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें क्या सेंटेंस देते थे, उन्हें क्या सजा सुनाई जाती थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए। अब वो या तो पूरी ये 6 महीने 8 महीने की जर्नी में बीमार पड़ के मर ही जाएगा, नहीं मरा, यहाँ पहुंच गया तो इस कंट्री को डेवलप करने में उसको एज अ लेबर काम लिया जाएगा, लेकिन वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, उसे मार नहीं सकते। या किसी के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी की है कि हाँ ये इस पॉलिटिकल पर्सन के लिए प्रॉब्लम बन सकता है कल को, तो इसको यहाँ से हमारे रास्ते से हटाना है, तो उसके लिए क्या करते थे, उसको किसी केस के अंदर फंसा के, और उसका सेंटेंस होता था कि उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए। ये पूरी यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग ब्रिटेन यही काम कर रहे थे। तो ये अपने सारे कल्प्रिट्स को यहाँ से बिठा के ऑस्ट्रेलिया भेजते थे, किस लिए कि ये वहां जाके जो भी ट्राइबल पीपल होंगे, एक तो उनको कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि फ्रस्ट्रेशन, इनको रूल करने को मिल जाएगा, और दूसरा जो ऑफिसर्स इनके साथ भेजेंगे वो इनको रूल करेंगे। ठीक है, दैट वाज द सिस्टम हाउ इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज वर रूलिंग दीज कंट्रीज। तो यहाँ का जो फर्स्ट आपको लिटरेचर मिलता है वो इसी तरीके से मिलता है कि ये जो लिटरेचर लिख रहे हैं वो ये कि वो वहां पे रहने वाले लोग या उनके साथ जो कल्प्रिट्स आए हैं उनकी लाइफ पे लिखा हुआ है। लाइफ ऑफ हेनरी रिचर्डसन, लाइफ ऑफ मेहोनी, ये सब क्या है, ये जो खुद आए हैं, खुद के साथ जो कल्प्रिट्स को लेकर आए हैं, उनकी स्लेवरी के ऊपर, उनकी जो हार्डशिप्स है कि वो वहां पे उनकी कॉलोनीज को, उनके घर को इंग्लिश कॉलोनीज को बनाने के लिए, उनकी सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उन्हीं कंट्रीब्यूशंस को वहां पे दिखाया गया है। इवन काफी सारे लिटरेचर यहाँ पे गॉथिक हैं, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ जो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है विच वॉज वेरी ग्रीन, उसमें जो सी शोर्स के आसपास ये लोग जो रह रहे थे, ट्राइबल पीपल वहां पे आके अटैक कर देते थे, उनके गन्स ले जाते थे, उनसे खाना पीना ले जाते थे, तो दे यूज्ड टू कॉल देम घोस्ट। तो इनका गॉथिक लिटरेचर है कि हम लोग सो रहे थे या कुछ हमें घोस्ट जैसा कुछ अपीयर हुआ, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए इन्होंने बातें की हैं यहाँ पे। तो दिस काइंड ऑफ लिटरेचर कम्स फ्रॉम हियर
क्यों? क्योंकि ये इतना ट्रेवल करके आते थे, तो फिर वापस दूसरी बात, हम जो 16th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर में देखते हैं कि वो लिटरेचर 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी लिटरेचर, पब्लिकेशन डेट्स नहीं है उनकी। क्यों नहीं है? प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी। 18th सेंचुरी में यहाँ का लिटरेचर स्टार्ट हुआ है, लेकिन पब्लिकेशन डेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। ये लोग लिखते यहाँ थे, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद जब अपनी कंट्री में वापस जाते थे तब पब्लिश कराते थे। ठीक है, तो इनकी पब्लिकेशन डेट्स नहीं है, या ये मर गए, कोई और इनका वर्क वहां ले जाके पब्लिश कराता था, तो इनके पब्लिकेशन डेट्स भी बिगिनिंग में 18th 19th सेंचुरी में भी इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई, क्या हुआ? दैट ऑल इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे इन लोगों की खुद की कोई सिविलाइजेशन या यूनिवर्सिटी नहीं थी। जब ऑस्ट्रेलिया इन लोगों ने डिस्कवर किया था, उसको जब सिविलाइज करवाने की कोशिश की, तो दैट वाज इन रॉ स्टेट। ठीक है, वो बिल्कुल ट्राइबल स्टेट के अंदर था, रॉ स्टेट में था, वहां पे एजुकेशन नहीं थी। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम भी था। यहाँ पे फर्स्ट नालंदा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही इंडिया से निकला है, जो बाकी वर्ल्ड के अंदर गया था। ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, जिसे हम बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंट करते हैं, वो कब स्टैब्लिश हुई? चौसर के टाइम पे। चौसर वाज द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कब डेवलप हुई है? 17th सेंचुरी, दैट इज 1636 के अराउंड हार्वर्ड कॉलेज बनाया गया था। वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और उसके बाद दैट बिकम अ यूनिवर्सिटी। अफ्रीका के अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है। मैं किसी एक की बात आपसे नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ, इनिशियली आप जो भी मेन राइटर्स हैं, लाइक चिनुआ अचेबे, बैन ओकरी, ओसाम सिम्बेने, वोल्सोइनका, आपकी बात है, वो इनमें से किसी भी राइटर, जो ये मैंने प्रोमिनेंट 4-5 नाम आपके सामने लिए हैं, अगर आप इनमें से किसी को भी देखेंगे तो फॉर हायर स्टडीज दे ऑल वेंट टू यूरोप। इनकी सबकी एजुकेशन कहाँ हुई है? यूरोप में हुई है। येल यूनिवर्सिटी में, इटालियन ग्रीक यूनिवर्सिटीज के अंदर, फ्रेंच यूनिवर्सिटीज के अंदर इन्होंने अपनी सारी जो वर्क्स हैं, उनके कैरेक्टर्स की सेटिंग भी यूरोप की यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की बताई है। ठीक है, सो आई थिंक वर्ल्ड लिटरेचर मस्ट बी मच क्लियर टू यू। एक ग्राउंड, एक फाउंडेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि वर्ल्ड लिटरेचर क्या है, वर्ल्ड लिटरेचर का बेस क्या है, वर्ल्ड लिटरेचर किस तरीके से काम करता है, कैसे ये लोग यहाँ पहुंचे, क्यों अपनी कॉलोनीज को वहां स्टैब्लिश किया, पर्पस क्या था, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, आई विल टेक वन कंट्री एंड विल स्टार्ट द लिटरेचर ऑफ दैट। ठीक है, उसी क्या लिटरेचर, उसी की टोपोग्राफी, उसी की टॉपिकल लाइफ के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, वहीं के राइटर्स के बारे में बात करूंगी। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर, वर्ल्ड लिटरेचर की प्लेलिस्ट के अंदर, आई विल स्टार्ट टेकिंग वन कंट्री एंड देयर लिटरेचर। ठीक है, डिफरेंट टाइप के लिटरेचर्स हैं, हर कंट्री के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ब्रिटिश लिटरेचर की तरह एजेस में डिवाइडेड नहीं है, बट टॉपिकल वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सारी चीजों के साथ डिवाइडेड है, एंड ट्रस्ट मी, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग दैन ब्रिटिश लिटरेचर। So, आप लोगों के जितने भी confusions हैं related to world literature, I'm here to solve it. Don't worry. We are going to start a new playlist with world literature. So, all the best and keep on subscribing us, and views are very important. इसको ढंग से देखिए, ढंग से पढ़िए, अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, चीजें नोट करते जाइए। I'm here to eliminate all your confusion. और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं कि ये टॉपिक लीजिए, ये टॉपिक लीजिए, आई एम रेडी टू टेक ईच एंड एवरी टॉपिक, बट इट इज योर ड्यूटी टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स कि मैम हमें क्या पढ़ा दीजिए। मैं वही चीजें लेके आप लोगों के साथ यहाँ पर आऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।